लिखिए एडिशन का क्वेश्चन लिखिए, तो इसको जल्दी ऐड करके बताइए। तो इसको बनाइए जल्दी। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हो गया? घर में तो तुम रिवाइज नहीं कर रही फिर। सबसे पहले कौन सा वेक्टर लेना है? सी, है ना? तो सबसे पहले अगर हम सी वेक्टर ले तो ये रहा सी, उसके हेड से ए की माइनस है, माइनस है, तो अगर ए उस तरफ है तो माइनस है इस तरफ होगा। उसके हेड से माइनस बी, तो बी अगर ऊपर है तो माइनस बी नीचे। तो यहां से कुछ यहां तक ऐसे ज्वाइन करना है, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कोई बात नहीं, इधर से भी इधर से भी, ये प्रोसेस ऐसे ही होना चाहिए। किस किस का मैच हो गया? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको लगभग पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट का मतलब जैसे कि अगर हम खुद को एक एग्जांपल ले तो मेरा हाथ और पैर बोल सकते हैं मेरा बॉडी का कंपोनेंट्स है। हाँ, वो सब सोचना ही नहीं एक्स और वाई। अभी सिंपल हमें एग्जांपल क्या दिए, जैसे अगर हमको एक बॉडी समझोगे तो हाथ और पैर मेरा बॉडी का क्या है? कंपोनेंट्स है। उसी तरीके से अगर हम एक ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, समझो ध्यान से, ये रहा ए वेक्टर, इसके हेड से बी वेक्टर, और ये हो गया सी वेक्टर। बताइए कौन सा दो वेक्टर ऐड करने से कौन सा वेक्टर मिल रहा है? ए और बी को ऐड करने से सी मिल रहा है। तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी को ऐड करने से अगर सी मिल रहा है तो हम बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कंपोनेंट ऑफ सी। लिखिए इसको सबसे पहले। समझ में आया ना कि इन दोनों को ऐड करने से अगर ये वेक्टर मिला तो ये दोनों उसका कंपोनेंट है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या राइज होता है, जिसको आता है एकदम शांत रहना। पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज पॉसिबल? बताइए हाथ खड़ा करके। एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट्स हो सकता है? इनफाइनाइट, बहुत, इनफाइनाइट। बाकी लोग को समझ में आ रहा है लोग इनफाइनाइट कैसे बोल रहा है? जैसे इस एग्जांपल में यहाँ एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट हुआ? दो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर और फाइनली इसको ऐड कर दें? तो यहाँ इस डी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हुआ? तीन। ऐसे हम कितना जोड़ के बना सकते हैं? इनफाइनाइट। तो आंसर लिखिए इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। आंसर में लिखिए
इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कैन अ कंपोनेंट बी लार्जर देन इट्स वेक्टर? यानी क्या कंपोनेंट उस वेक्टर से भी बड़ा हो सकता है? बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे यहां पर अगर देखा जाए, यहां कौन किसका कंपोनेंट है? ए और बी कंपोनेंट है सी का। तो क्या ऐसा क्वेश्चन ही है कि क्या ए और बी सी से बड़ा हो सकता है? एक मिनट वोट करवा लेते हैं। कितने लोग का कहना है कि नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे बड़ा होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा तो बड़ा मिलेगा ना। अच्छे से हाथ खड़ा करो। एक तुम एक दो तीन चार पांच छह, छह लोगों का कहना है कि नहीं कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। और कितने लोगों का कहना नहीं सर बड़ा हो जाएगा? एक दो तीन चार पांच छह। और बाकी लोग तो हमको क्या मतलब है, बड़ा हो छोटा हो क्या लेना देना। ठीक है, जैसे कि जिसके दिमाग में ये फिगर छप गया और ये वाला फिगर छपा है तो सब समझ रहा है कि नहीं छोटा छोटा को ऐड करने से बड़ा मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ऐसा क्रिएट करें, समझना ध्यान से, पहले मेरे को बताइए कौन किसका कंपोनेंट है? ए और बी सी का कंपोनेंट है। क्या यहाँ ए सी से बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता, लिखिए हो सकता है। यस। छोटा? छोटा तो हो ही सकता है। बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल में कैसा बनेगा वो? इक्वल ट्रायंगल। यानी कि अगर हम एग्जैक्टली ए बनाए, एग्जैक्टली बी बनाए, तो ये जो सी बनेगा, अगर एकदम इक्वलैटरल ट्रायंगल बना तो यहाँ बराबर है कि बड़ा छोटा है? बराबर है। यानी एक कंपोनेंट अपने वेक्टर के बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन लिखिए, नोट में लिखिए, उसका आंसर यस लिख लो और एक नोट में एक पॉइंट लिखो और ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको याद रहे कि सर कैसे बताए थे। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलैटरल नहीं लग रहा तो अपने से बना लेना। मेरा थोड़ा ड्राइंग थोड़ा खराब है मेरा। समझ में आ गया ना, कैसे बड़ा होगा, कैसे छोटा होगा और कैसे बराबर होगा। आगे बढ़ा जाए, लिख लिया ना नोट में, क्या लिखे? अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी इक्वल, स्मॉलर और लार्जर देन इट्स वेक्टर। ठीक है, चलिए कंपोनेंट का कहानी खत्म। नेक्स्ट लिखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट लिखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या फर्क है? हम दो डायग्राम बना रहे हैं। दोनों डायग्राम में कौन किस किस का कंपोनेंट है? ए और बी सी का कंपोनेंट। दोनों डायग्राम में एकदम साफ साफ दिख रहा होगा।
तो यहां भी बोलेंगे ए एंड बी आर कंपोनेंट ऑफ सी, और यहां भी बोलेंगे ए एंड बी आर कंपोनेंट ऑफ सी। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस आपको ये दिखेगा कि इन दोनों कंपोनेंट के बीच एंगल कितना है, 90। अगर ये स्पेशल केस कहीं अराइज होता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ सी। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दोनों कंपोनेंट के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। लिख लीजिए वहां पर, इसको ड्रॉ करिए सब लोग, इसको ड्रॉ करो और लिखो ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ सी। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। किसके बीच, कंपोनेंट्स के बीच। ए और बी खाली नाम थोड़ी रट रहा है, ए बी ए बी, कंपोनेंट्स के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, सर रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोई स्पेशल माने हम ये से बनाने में कोई स्पेशल, एकदम स्पेशल नहीं है, हर फिजिक्स में यही काम आएगा, हर जगह, पूरे फिजिक्स में 11 12 के फिजिक्स में यही काम आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसलिए इसको स्पेशली पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर पॉसिबल। कंपोनेंट्स के बीच में 90 डिग्री होगा तभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो कितना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल है एक वेक्टर का, बताओ। दो तो दिख ही रहा है, इनफाइनाइट, कौन कौन इनफाइनाइट बोल रहा है जरा देखें, 1 2 2 ही जन दिख रहा है, अच्छे से हाथ खड़ा करो, 3, हाँ आप पेन वाला, तुम बता दो इनफाइनाइट कैसे। हाँ बांटो ना, तो हम भी बांटते हैं, बता कैसे बांटे। एक छोटा सा, एक लेफ्ट, इन दोनों के बीच कितना एंगल, कंपोनेंट्स के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। अब बता, 2 कि 3, x y z। तो यहां से यहां ड्रॉ करते हैं, समझ में आ रहा 3D में थोड़ा। अगर इसको बोलते हैं ए वेक्टर, इसको बोलते हैं बी। अब इसके हेड से हम बाहर ड्रॉ किए फॉर एग्जांपल, तो ये क्या बन गया, सी, और यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डी बन गया। तो बताइए कौन किस किस का कंपोनेंट है, एबीसी डी का कंपोनेंट है, और तीनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितना कंपोनेंट होगा, 3। आंसर लिखे इनफाइनाइट। लिखो लिखो, बताते हैं कैसे, लिखो पहले लिखो। ठीक है, हम भी अपने समय में यही आंसर दिए थे, घबराने का बात नहीं है। ठीक है, इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका यूज करते हैं। ठीक है, कि मान के चलो एक डायमीटर बनाए, ठीक है, और इस डायमीटर को एक समय के लिए हम वेक्टर मान लें। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम यहां एक इसको बोले ए और इसको बोले बी, क्या ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, मैथ्स में पढ़े हो सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों इसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। 2 हो गया, जोड़ते रहना। ये दोनों भी, ठीक है, ये दोनों भी। ऐसा कितना ट्राइंगल्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो यानी कितना कंपोनेंट्स पॉसिबल हो सकता है, इनफाइनाइट। लिखिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए, कि याद होगा ना सर कैसे बताए थे।
ऐसा खूब सारा ट्राइंगल्स बना लो ताकि आपके दिमाग में रहे कि क्यों पॉसिबल था ये। ठीक है, समझ में आया? तो कितना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी ग्रेटर देन इट्स वेक्टर? क्या अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा हो सकता है? अब नहीं हो सकता, कि कभी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों कंपोनेंट होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर बेस होगा। तो कभी वो हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है? तो लिखिए नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, समझ में आया कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिफरेंस? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इतना स्पेशल इसलिए क्योंकि पूरे फिजिक्स में खाली यही यूज है, और यहां से हम लोग को यही चीज सीखना है। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर इसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब अगर हम अपने मन से अगर इसको एंगल थीटा मानते हैं अपने मन से, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबको साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए। साइन थीटा पी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच, पता है ना सबको? ठीक, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? सी। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम सी वेक्टर लिखें या सी वेक्टर का मॉड लिखें, खाली ये बताओ। साइन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ क्या लेंथ लेता है ना, और लेंथ वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? स्केलर होता है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है? ए वेक्टर की ए का मॉड, याद है ना? लेंथ होता है ना ये सब, वेक्टर डायरेक्शन तो कुछ होता नहीं। उसी तरह कॉस थीटा क्या लिखोगे? बाय ए वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि हम सीधा ये बोलेंगे इस डायग्राम से कि जो बी वेक्टर का मॉड होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और जो सी वेक्टर का मॉड होगा उसको बोलेंगे ए साइन थीटा। अब इसको बार बार मॉड ऐसे लिखने से अच्छा है सीधा हम लिखेंगे b इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी कि अगर आप एरो नहीं दिए हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। लिखने का तो ये तरीका है खाली, लेकिन कौन इतना एरो देगा फिर ऐसे लगाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे? c इज इक्वल टू ए साइन थीटा। पहले इसको उतारो, फिर हम समझाएंगे कि ये कितना जल्दी से इसको सीखना है। इसी को सीखना है ज्यादातर, ठीक है, इसी को सबसे ज्यादा इसी को सीखना है। हो गया? उतार लिए सब लोग ना? अब खाली मेरे को ये बताओ कि ये जो आपको सी वेक्टर दिख रहा है,
क्या इस सी वेक्टर को हम यहां भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ। क्यों लिख सकते हैं? पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेम और इसका डायरेक्शन सेम। इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको कभी ट्रायंगल में नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि एक वेक्टर अगर ये है ए वेक्टर, तो इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक इधर दिखाई देगा एक इधर दिखाई देगा, तो घबराना मत। कभी कभी इस वेक्टर को इधर भी लिख देता है। और अब तरीका कैसे लिखेंगे कि अगर मान के चलो ये थीटा दिया हुआ है, तो अब आपको यहां से एक चीज रट लेना है कि जिधर थीटा होगा उधर ही ए कॉस थीटा होगा, और उसके परपेंडिकुलर वाले को क्या बोलेंगे? ए साइन थीटा। सिंपल द टेक्निक, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। और यहाँ वेक्टर नहीं डालना है, वहां ये वेक्टर है कि ये मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड है। इसको नोट डाउन करो। हाँ, ये वेक्टर है, इसका ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब इसको बार बार वेक्टर क्या बोलेंगे? अगर ए वेक्टर है तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको दिमाग में खाली इतना ही घुसाना है कि जिधर थीटा होगा उधर कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस थीटा वाला, और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा वाला। बस समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। अब ये वाला तो एक बच्चा भी बता सकता है कि अगर ये ए वेक्टर है और इधर ही बी वेक्टर है, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा? सी तो होगा ही, टोटल लेंथ कितना होगा? ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है ये? अगर ये ए वेक्टर है और इसके हेड से इधर, या यहां से ही बना सकते हैं यहां से ही बना सकते हैं, अगर ये बी वेक्टर है, तो फाइनली जो वेक्टर मिलेगा वो इधर होगा कि इधर होगा? राइट साइड होगा। इसका लेंथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सबको पता है कि सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करना होता है, अपोजिट होगा तो वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। इन दोनों को भी लिख लो जल्दी। उतार लिए सब लोग? चलिए, एक और तुम लोग जानते होंगे, कौन सा? ये बता रहा है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है एग्जैक्टली 90 डिग्री में, तो इसका लेंथ कितना होगा? हम सिर्फ लेंथ का बात कर रहे हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, याद है एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हाइपोटेनस जो लिखता है रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यानी हमको ये भी पता है, ये भी पता और ये भी पता है। ये तीन चीज कॉमन सेंस का बात हो, यहाँ कोई मैथ्स का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर ही लो। ठीक है, अब आपको दिक्कत कहां से होगा वहां का बात करते हैं। ये बार बार हम मॉड क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? सब मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन का भी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिक्कत कहां होगा कि अब हम आपको किसी को भी खड़ा करके पूछें कि ये रहा ए वेक्टर,
ये रहा बी वेक्टर, कोई भी थीटा मान लेते हैं इसको। अब अगर हम आपको पूछे कि ये लेंथ बताओ कितना होगा, क्या आपके पास ऐसा कोई अभी टूल है जो बता सकते हो? सेम डायरेक्शन में रहा तो ऐड करना था, अपोजिट में रहा तो सब्ट्रैक्ट करना था, और राइट एंगल ट्राइंगल में रहा तो हाइपोटेनस लगा देते थे। इतना हम लोग पता था, 10th क्लास में इतना पढ़े हुए हैं। अब मान के चलिए इन दोनों के बीच कोई भी एंगल थीटा है, और अब हम पूछे कि ये लेंथ बताओ कितना होगा, क्या आपके पास कोई ऐसा भी टूल है या कुछ पढ़े हो जो बता सकते हैं? हाँ या ना बोलो ना जी, है इसके पास? हाँ बोल बोल। अगर उस ए वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया जाए हाँ, और परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो फिर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन इसको जाए। एक्सटेंड कर दें तो एक्सटेंड कर भी दें अगर, तो ये ए वेक्टर रहेगा कि ए वेक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा? हाँ तो वो ए वेक्टर तो पता रहेगा, और एक्सटेंड जो करेंगे वो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, हाँ, तो वो ठीक है, भी पता रहेगा। ठीक है। एंड फिर उस परपेंडिकुलर गिराएंगे अ, और फिर बी वेक्टर को इधर पैरेलली शिफ्ट करेंगे। इधर? हाँ हाँ, और परपेंडिकुलर गिराएंगे। मेरा क्वेश्चन वो था ही नहीं। हाँ बोलो। सर ये 180 माइनस थीटा है, हाँ यहाँ कंपोनेंट निकाल दे, ये कंपोनेंट निकाल दे, हाँ, फिर ये हो जाएगा। हम क्या पूछ रहे हैं वो समझो। क्या हम लोग 10th तक मेरे पास ऐसा कोई टूल था जो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं? नहीं था। तो अब हम लोग को यही चीज सीखना है। लिखिए, टॉपिक लिखिए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। टॉपिक लिखिए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब समझना ध्यान से, ये जो वर्ड है ना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ही होता है एक तरह से, कि दो वेक्टर को ऐड करना। रिजल्टेंट बोलो चाहे एडिशन बोलो चाहे नेट बोलो, तीनों का मतलब क्या है? सेम। कहीं भी तुमको फिजिक्स में अगर पूछा जाए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ऐड द वेक्टर्स या फाइंड द नेट वेक्टर, तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। ये चीज पहले दिमाग में डाल लो एकदम, ठीक है। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, यानी दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। अब ऐड कैसे करना होता है तो हमको तो पता है ऐड करना कैसे होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मान के चलो ये ए वेक्टर है, देखो इधर से। अच्छा एक चीज तो हम लोग भूल गए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है ना, उसको काटो पहले। एक चीज हम लोग को स्किप हो गया, लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये पहले पढ़ना है हम लोग को। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना सीखना है। जैसे कि अभी हम ऐसे ही रैंडम पूछते हैं, रैंडम। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और ये एंगल दिया हुआ 120 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा जाए, जैसे कि हम पहला क्लास जिसका है, हाँ, तुम्ही से अगर बैठ जा कोई, अगर तुम्ही से हम पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें ये करने वाला क्या बात है? आंसर बताओ, आता है नहीं आता है क्या? 120। बहुत बढ़िया, तुम्हारा आंसर? 180 माइनस 120। हाँ सर, इतना आसान थोड़ी दे सकते हैं, अब घटा के बताएंगे। नहीं, बिकॉज़ टेल टू टेल जॉइन होना चाहिए ना, क्योंकि दो वेक्टर का एंगल तभी निकलता है जब वो टेल टू टेल जॉइन होता है। टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, पूंछ से पूंछ मिला दो, एंगल निकल जाएगा। हाँ जी, तुम? हाँ, 120। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के पास क्या क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि अगर हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स का बात कर रहे हैं तो एंगल किसके बीच होना चाहिए? लाइंस के बीच कि डायरेक्शंस के बीच? डायरेक्शंस के बीच। तो अब मेरे को ये बताओ, ए का डायरेक्शन किधर है? इधर। और बी का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो एंगल 120 होना चाहिए कि ये वाला एंगल होना चाहिए? इधर वाला। तो एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। अब बोलोगे, ये बोलोगे कि नहीं सर टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। अगर टेल से टेल ज्वाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा समझो ध्यान से। इस ए वेक्टर को अगर हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ करें तो बताइए ए वेक्टर किधर है? इस तरफ है। और इसी पॉइंट से अगर बी वेक्टर ड्रॉ करें तो किधर है? इधर है।
तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब एंगल बिटवीन डायरेक्शंस होता है। तो ये इधर है, ये इधर है, तो बोल सकते हैं एंगल यही वाला होगा। यानी हमको ये वाला एंगल से मतलब है। तो ये वाला एंगल 120 होगा कि 60 होगा? 60 डिग्री। उसके लिए पहले ये ड्रॉ करो, उसके बाद हम लिखवाते हैं कुछ। और जरूरी नहीं है कि टेल से टेल ज्वाइन करने से आंसर आएगा, हेड से हेड भी ज्वाइन कर दोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ करो, फिर हम नहीं, दोनों केस में आएगा। पहले इसको ड्रॉ करो, फिर हम बताते हैं कि कैसे एंगल्स निकालते हैं। इस लाइन को लिखिए, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन के बीच। अब इसको जल्दी से निकालना, कैसे जल्दी से निकालेंगे? तो नोट में लिखिए, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम वन पॉइंट। ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से सारा वेक्टर ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन लिखिए जल्दी, क्वेश्चन दें। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, ऑप्शन दे देता है 60, 120, सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमसे नहीं होगा, और डी नॉट इंटरेस्टेड। चलिए 120 है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सारे वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो एक पॉइंट बना लो। बताइए ए किधर? इस साइड, तो यहां से ए ड्रॉ कर लिए। बी किधर है? इस तरफ, तो बी इधर ड्रॉ कर लिए, तो ये वाला एंगल होगा। अब सिंपल सा चीज है, ये वाला 60 है तो ये वाला भी कितना होगा? 60, तो ये वाला कितना होगा? 120। आंसर कितना होगा? 120। बात समझ में आया? जब भी एंगल निकालना होगा तो सारे वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना। अब इसी को बहुत जगह बताते सही बताइए ना कि खाली टेल से टेल ज्वाइन कर लो, एक ही चीज है। ठीक है, या फिर सिंपल याद रखना कि सारे वेक्टर्स को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर देना, और जो भी एंगल आएगा वही एंगल बिटवीन क्या होगा? वेक्टर्स। क्लियर है ये चीज पूरा? नेक्स्ट लिखिए, अब लिखिए वो रिजल्टेंट वाला टॉपिक, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। और ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का डेरिवेशन स्कूल में पूछ देगा, टेस्ट में पूछ देगा, इसलिए ध्यान से समझना। पहले हम पूरा डेरिवेशन बताएंगे, फिर वो डेरिवेशन बिना बोर्ड में देखे हुए तुम लोग बनाना, तो यही याद हो जाएगा और कंफर्म है याद हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो इधर कि मान के चलिए कि आपको दो वेक्टर्स दिया हुआ है, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, और बोला कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड हमको पता है कि सबसे पहले हम ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके हेड से बी वेक्टर ड्रॉ कर लिए। अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल होगा कि ये वाला एंगल होगा? कौन सा होगा? राइट साइड वाला होगा ना। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि अगर इसी पॉइंट से हम ए ड्रॉ करते फिर बी ड्रॉ करते तो बोल सकते हैं ये है थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। हो गया? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा सी वेक्टर। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट कौन है? सी। यानी सी का कितना मैग्नीट्यूड होगा वो हमको बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये थोड़ा बहुत ट्राई की, बहुत अच्छा,
कि सबसे पहले भूल जाओ कि यहां ए और सी था, सिर्फ देखो किसको, बी को। तो याद करो कि बी का हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। अब मेरे को खाली इतना बताओ कि अगर ये बी है तो जो थीटा की तरफ ये आएगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा। तो ये हो गया बी कॉस थीटा और ये वाला बी साइन थीटा। ये समझ में आया। अब ये करने से हमको फायदा क्या हुआ वो भी सुनो। ये करने से हमको एक फायदा हुआ कि अगर अब हमको तो ये सी चाहिए ना, तो अगर हम इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बताओ कि ये वाला जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा। अब ये वाला लेंथ है ए और ये लेंथ कितना है, बी कॉस थीटा। तो ये वाला टोटल लेंथ हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा और इधर वाला लेंथ कितना है, बी साइन थीटा। और हमको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसका हाइपोटेनस, यानी कि हम अच्छा सी लिखे, सी वेक्टर लिखे कि सी वेक्टर का मॉड लिखे, इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। बताइए क्या लिखेंगे रूट अंडर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया। बस इतना ही फिजिक्स है। इसके बाद टोटली मैथ्स है। कैसे मैथ्स है समझाते हैं। C इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको तोड़ दो तो फटाफट, क्या लिखोगे, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें मैथ्स में किसी को दिक्कत, हम बताते भी नहीं, हम मैथ्स थोड़ी पढ़ाएंगे। चलो तब ध्यान से देखोगे तो यहां से ए स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस, अब खाली ये बताओ, और ये वाला तुम बताएगी, इसको और कोई नहीं बताएगा, नहीं तो उसको भगा देंगे हम। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर ऐड कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, आराम से टेक योर टाइम। क्यों, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। सबको समझ में आ रहा है ये। तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस और क्या बच गया, कॉस थीटा। बस यही एक फॉर्मूला है जो आपको डिराइव करना रहता है स्कूल में, और यही है दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब कैसे ये फॉर्मूला सही है हम तुमको प्रूव कर देते हैं। अगर ये थीटा 90 डिग्री होता तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता, तो थीटा 90 पुट करो, कॉस 90 1, बहुत बढ़िया, कॉस 90 0, ये टर्म गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा, c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको नोट डाउन करो सर, सबसे पहले समझ में आया सबको। अब बिना ये देखे खुद से बनाओ तो आज ही याद हो जाएगा ये वाला, ये सर कैसे कैसे बनाए थे। और जहां भूल जाओ वहां देख लेना, पर एक बार ट्राई करो कि सर कैसे स्टार्ट किए थे वैसे ही स्टार्ट करो और पूरा एक बार नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो तुमको कभी कहीं भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर किसका कॉम्पोनेंट किए थे, कैसे किए थे, सब कुछ।
सबको समझ में आया? पक्का? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ, कुछ भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब एक चीज और, ठीक है, यहां देखो, जो सी वेक्टर है वो भी कुछ एंगल बना रहा है डेल्टा। कुछ भी बोलो, फाई बोल दो, डेल्टा बोल दो, कुछ भी। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो फाई बोल दो। मेरे को ये बताओ, उस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाई क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा, और बेस क्या है? प्लस बी कॉस थीटा। इसको भी लिख डालो। अब हम तुमको एक चीज बता रहे हैं, ये सिर्फ डेरिवेशन आएगा उसी के लिए सही है, क्वेश्चन बनाने के लिए से बहुत कम क्वेश्चंस बनेगा, और हमको इस टेक्निक से पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ कितने वेक्टर्स का रिजल्टेंट बता सकता है? 2, और 3 दे दिया तो जैसे थोड़ी करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc cos थीटा, ऐसे मत करना। ठीक है, इसको लिखो, और लिखो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये सिर्फ 2 ही वेक्टर का रिजल्टेंट बता सकता है, और हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो सीखते हैं, लेकिन स्कूल में यही करना, स्कूल वाले टीचर को यही आता है सिर्फ, तो यही लिखना तो ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन उतना टफ नहीं है ना, कर सकते हो आराम से। ज्यादा दिक्कत है तो वह घर में जाकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा पूरा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये समझ में आया सबको? अब एक बच्चों की तरह क्वेश्चन भी आता है, लिख लो। ठीक है, और इतना आसान क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट भी मत करना कि कभी आएगा। ट्राई करिए, और हमको पता है कि यहाँ आधे से ज्यादा क्लास को भी दिक्कत होने वाला है, और बहुत भयानक दिक्कत होगा। उसका उपाय भी है मेरे पास, इसलिए हम उधर बक्सा बना लिए हैं। तो सबसे पहले एकदम बच्चों की तरह सोचना है कि हमको रिजल्टेंट निकालना है, और 2 वेक्टर दिया हुआ है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या मेरे को ए का ये ए वेक्टर है कि ए का मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 12 इंटू कितना हो जाएगा? कॉस, बताइए क्लास में कितने लोगों को cos 37 का वैल्यू आता है? 1 को, 2 को, 3 को। चलो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आज के बाद सबको याद रहे। बताओ, लिखो, सब लिखो, साइन 37 का वैल्यू लिखो, ये सब याद रखना है आज से। साइन 37 cos 37 ठीक है। उसके बाद उसी तरह हम लोग को पढ़ना है साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री 4/5 और cos 53 डिग्री 3/5। और अगर और लिखना है तो ये सब भी लिख डालो। 10, अच्छा वो सब 10 वैन तो कर लोगे, आप डिवाइड करके निकाल लोगे। ये 4 बेसिक याद होना चाहिए। cos 37 का वैल्यू मिल गया,
पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जानबूझ के दिए थे ये वैल्यू। ये सब स्पेशल वैल्यूज है जो याद रखना होता है। इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, स्कूल्स में भले पूछ दे। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना कैसे है वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम सीखते हैं कि मान के चलिए, उसको भूल जाओ, मेरे पास दो हाथ है, तो मान के चलो दोनों हाथ हम ऐसे रखे हुए हैं और मेरे दो दोस्त है। एक दोस्त मेरा हाथ इधर खींच रहा है और एक दोस्त मेरा हाथ इधर खींच रहा है। ठीक है, ये आदमी थोड़ा ज्यादा पावरफुल था, ये थोड़ा कम पावरफुल है। तो बताइए, हम इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, या इन दोनों की तरफ नहीं कहीं और जाएंगे? पक्का ना? क्या पक्का? क्यों? ये तो ज्यादा पावरफुल है, तो हमको इधर चल जाना चाहिए था। तो यही, अब ये भी फोर्स लगा रहा और ये भी फोर्स लगा रहा। फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, तो वहां वेक्टर एडिशन चलेगा। तो तुम खुद सोचो, इधर अब ध्यान से देखो कि एक दोस्त मेरा इधर खींच रहा था इस तरफ, और एक दोस्त इस तरफ, दोनों के बीच 90 डिग्री लेके चलते हैं। तो मान के चलिए F1 बड़ा है और F2 थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो हम किधर जाएंगे? तो जिधर रिजल्टेंट होगा हम उधर ही जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या बोलता है? दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करते हैं? हेटल मेथड। तो सबसे पहले F1 ड्रॉ करता है, ये रहा F1, उसके हेड से F2, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला होगा। तो हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम इस रिजल्टेंट इधर जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहां से एक चीज याद रखना है कि कभी भी दो वेक्टर्स को हमेशा एक पॉइंट से ड्रॉ कर लेना। ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। हमेशा याद करना, कभी भी कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के कहीं बीच में होगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं। क्या बोले हम? उन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो मान के चलिए कि इसको बोलते हैं ये रहा रिजल्टेंट। ठीक है, इस एंगल को हम अपने मन से मानते हैं θ1 और इस एंगल को अपने मन से क्या मानते हैं? θ2। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना है सब कुछ। तुम खुद सोचो कि अगर ए वाला मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होगा कि थोड़ा इस तरफ डाउन होगा? थोड़ा डाउन होगा, इधर आ जाएगा। और अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट उस तरफ जाएगा। और दोनों अगर एग्जैक्टली सेम हुआ तो बीचों बीच। इसका मतलब हम यहां लिखें कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट किस ओर लाई करेगा? ए की तरफ ज्यादा करेगा। θ1 बड़ा कि θ2? θ2। तो हम बोलेंगे θ2 इज ग्रेटर देन θ1। फिर हम बोलेंगे इफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? बी की तरफ। कौन बड़ा होगा? और अगर दोनों बराबर हो गया उस केस में तो याद रखना है कि अगर दोनों वेक्टर सेम हुआ, एग्जैक्टली सेम, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? एकदम बीचों बीच। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सबसे पहले हम पूरा रिजल्टेंट हम अपने तरीका में सिखाते हैं ताकि तुम लोग विजुअलाइज करके आंसर दे पाओ, समझ के।
तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच एंगल चाहिए। फॉर्मूला क्या बताता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच एंगल चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया सबको ना? अब मान के चलो एक क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन से ही समझ जाओगे कि हम लोग का एम क्या होना चाहिए। ठीक है, मान के चलो कि ये रहा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 20 है, एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, और एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड 10√2 है। और मेरे को बोला गया कि इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो। तीनों का रिजल्टेंट निकालना मतलब तीनों को ऐड करना। ठीक है, और हमको पता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तीन वेक्टर का एक साथ निकालने का कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। अब हम लोग करेंगे कैसे? बताओ कोई तरीका, तुम लोग बताओ, हम बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। कैसे करोगे? हाँ, जैसे इसका कहना है कि हाँ तीन गो का निकालना है तो पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसका निकालेंगे। तो मान के पहले तुम दो सेलेक्ट करो, किसका निकालोगे? 10 20 का। तो 10 और 20 का तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी पता है और इन दोनों के बीच एंगल भी पता है। चलो मेरे को ये बताओ, 10 बड़ा कि 20 बड़ा? 20। तो जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली बीच में होगा कि थोड़ा 20 की तरफ होगा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो ये r का वैल्यू कुछ आ ही गया। कितना आएगा जल्दी बताना? रूट 500। याद है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम फॉर्मूला भी लिख दिए, रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस, याद है 2ab cos थीटा, और cos 90 कितना होगा? 0। तो ये टर्म 0 हो गया। तो रूट कितना आ गया? 500, जिसको लिख सकते हैं 10√5। चलिए ये 10√5 आ गया। अब क्या करें? अभी तो अब इसका और इसका करेंगे। अब देखो भारी दिक्कत क्या आएगा। इसका मैग्नीट्यूड तो तुमको पता है, इसका भी मैग्नीट्यूड तुमको पता है। क्या तुमको इन दोनों के बीच अब एंगल पता है? क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल भी चाहिए। क्या ये एंगल तुमको पता है? तो तुमको ये एंगल फिर से निकालना होगा, फिर एक झमेला खड़ा होगा। तो हम 4 वेक्टर देंगे तो फिर क्या करेगा? और 5 देंगे तो हालत खराब हो जाएगा कि सर दो 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 करके कितना करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, टेक्निक समझो। ये सब कुछ नहीं करना, एक ही लाइन में आंसर आएगा, खाली समझना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जितना भी वेक्टर्स है, ठीक है, जो जो वेक्टर एक्सिस में आ गया उसको कुछ नहीं करना है। जो वेक्टर एक्सिस में नहीं है उसका रेक्टेंगुलर, याद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि हर वेक्टर का कितना कंपोनेंट होगा? 2। अगर ये एंगल 45 डिग्री दिया है तो बताइए इसका एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा और एक कंपोनेंट याद है नीचे जाएगा। 2 होता है ना, तो यह एक इधर एक इधर, जिधर थीटा उधर cos थीटा। तो इधर लिखेंगे 10√2 cos 45 और इधर क्या लिखेंगे? 10√2 sin 45। बताइए कितना आएगा? याद है cos 45 1/√2। इसका आंसर कितना आएगा? 10 आ गया। तब हम बोलेंगे जब इसका हम 2 हिस्सा कर ही दिए हैं तो अब इसका यहां कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया। तो अब मेरे पास फाइनली एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इधर कितना था? 20, इधर कितना था? 10, इधर 10, इधर 10। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अब सिंपल हम ऐसे सोचेंगे, ये दोनों वेक्टर्स, एक काम करते हैं इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने के लिए इसको 15 ले लेते हैं अभी के लिए सिर्फ। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मेरे को ये बताओ, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट? और अपोजिट में प्लस की माइनस? माइनस। और इन दोनों में भी क्या होगा? माइनस। तो मेरे पास जो फाइनली अब बचेगा
20 बड़ा कि 10 बड़ा? 20। तो फाइनली 20 और 10 का रिजल्टेंट उस साइड की इस साइड? राइट साइड। तो यहां लिखेंगे 10 और 15 और 10 का ऊपर कितना? 5। अब मेरे पास कितना वेक्टर्स बचा? 2। और दोनों के बीच एंगल भी कितना है? 90। और अब हमको पता है कि रिजल्टेंट जो है 10 की तरफ थोड़ा ज्यादा लाई करेगा, और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं रूट अंडर कितना? 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि याद है आगे cos 90 कितना होने वाला है? 0। तो 100 और 25 कितना हो गया? तो रूट अंडर 125 आंसर हो गया। और अब हमसे कोई पूछेगा ना कि ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे है? 5। तो बताइए tan phi हम क्या लिख सकते हैं? tan phi क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। याद है ये वेक्टर यही वाला वेक्टर है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना जो थीटा की तरफ होता है वो क्या बनता है? परपेंडिकुलर की बेस? बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा? 5 और बेस कौन होगा? 10। तो यहाँ tan phi लिख सकते हैं कितना? 1/10। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ 3 वेक्टर रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, क्या एक ही बार में आंसर आएगा कि बार बार करना होगा? एक ही बार में आएगा। बस यहाँ खाली क्लू क्या लगाना था कि जो जो वेक्टर एक्सिस में है उसका कंपोनेंट करना है कि नहीं करना है? जो जो एक्सिस में उसका कंपोनेंट नहीं करना है, और जो एक्सिस में नहीं है उसका करना है। कितना कंपोनेंट बनेगा? 2। एक एक्स में आ जाएगा और एक वाई में। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सबसे पहले हम लोग को इस टेक्निक से पढ़ना है। क्या क्या सेम बताते रहे। अच्छा, इसका कहना है कि अगर गलती से ऊपर 10 रहता तो 10 और 10 कैंसिल हो जाता, तो खाली बचता क्या? राइट डायरेक्शन। खाली 10 बचता तो एक ही बचता, तो रिजल्टेंट का आंसर कितना होता? 9। ये उतार लो, फिर हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे, वो पॉइंट्स को खाली याद रखना। समझ में आया? पक्का? ठीक है, हम क्वेश्चन देंगे फिर। अब ठीक है, ये अगर नोट हो गया होगा तो नोट में पॉइंट्स लिखो जो जो हम लिखवा रहे हैं। कभी भी देखो, समझो ध्यान से, कभी भी रिजल्टेंट निकालना हो, वेक्टर्स कैसे भी दिया हो, आपको करना क्या है? सबसे पहला स्टेप लिखिए नोट में, ड्रॉ ऑल द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन। सारे वेक्टर्स को आप ओरिजिन से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सबको हम कहां से ड्रॉ किए? ओरिजिन से। सेकेंड, टेक components of the vectors take component of the vectors which are not lying on the axis. Take component of the vectors which are not lying in the axis. जो एक्सिस में लाइन नहीं करेगा उसी का कंपोनेंट्स लेना है। ठीक है, बाकी का कहानी पता है आपको कि सेम में आया तो प्लस और अपोजिट आया तो माइनस। तो लास्ट में हमेशा कितना वेक्टर्स मिलेगा आपको? 2। और 2 मिलेगा तो हमेशा वो 90 डिग्री में ही रहेगा। लास्ट में कभी भी 2 वेक्टर्स बचेगा तो हमेशा उन दोनों के बीच कितना एंगल होगा? 90। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। ठीक, क्वेश्चन दे लिखो। ए वेक्टर
बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 20, सी का मैग्नीट्यूड 5√2, डी का मैग्नीट्यूड 15√2। ट्राई करिए इसको, और वो जल्दी भी आंसर चाहिए हमको। हम लिख देते हैं फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मॉड। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? किसका मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट का। मतलब चारों को जोड़े, मतलब रिजल्टेंट निकला तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा, इन दोनों में फर्क है कि नहीं है, जरा बताना। दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझो, यहां किसको पहले जोड़े हैं? सब वेक्टर्स को जोड़े हैं, उसका मैग्नीट्यूड। और यहां सब वेक्टर्स को जोड़े कि सबका मैग्नीट्यूड जोड़े हैं? मैग्नीट्यूड। समझ में आया? दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक 19-20 वाला फर्क आता है ना जी। ठीक है, तो इसमें आसमान जमीन का फर्क है। चलिए बनाइए इसका। जिसका आंसर पहले आ जाए हाथ खड़ा करना। आ गया? गुड। और फास्ट देखो, दिमाग थोड़ा तेज चलाओ, ये सब बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकलेगा ये सब। हो गया? ठीक। आ गया आंसर? चेक कर रहा है, कर लो। सब लोग इसको ड्रॉ तो किए होंगे कम से कम। तो सबसे पहले अगर ड्रॉ किए होंगे तो ए वेक्टर इस तरफ है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए का 10, बी ऊपर है ना, बी का कितना है? 20, सी कुछ इस तरफ है 45 डिग्री पे, ये कितना है? 5√2। और डी कुछ इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड 15√2। यही सब है ना? ये एंगल 45, ये भी एंगल 45। बताइए किस किस का कंपोनेंट करना है? 5√2 का और किसका? 15√2 का। चलो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा समय। 5√2 cos 45 इधर ही आएगा, कितना आएगा? 5। ठीक है, और एक किधर जाएगा? ऊपर, इधर भी कितना जाएगा? 5। 15√2 का इस तरफ कितना आएगा? 15। ऊपर कितना जाएगा?
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। अब मेरे को बताओ 10 और 5 एक साइड हो गया, इधर कितना हो गया 15, और इस तरफ कितना है 15। तो एक्स एक्सिस में कितना हो गया 0, खत्म। वाई एक्सिस में कौन कौन है 20, 15 और 5। तो फाइनली एक ही वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, और कोई मिला तो किस्मत रहा एक ही मिल गया। तो यही इसका रिजल्टेंट है, यानी चारों का रिजल्टेंट किस एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में, और उसका रिजल्टेंट का आंसर कितना होगा 40। समझे सब लोग? 5√2 कैसे हुआ? 5√2 का इधर कॉम्पोनेंट क्या लिखते हैं, 5√2 cos 45, cos 45। तो मैथ्स के हिसाब से ऐसे लिखते हैं 5√2 cos 45 1/√2 √2 ठीक है। ये हो गया सिंपल, जो समझा है वही तुम लोग किए, कॉपी पेस्ट हुआ है अभी। अब क्वेश्चन लिखो, सेम डायग्राम, सेम सब कुछ। अब हम खाली इतना देखना चाहते हैं किसका दिमाग यहाँ तेज चलता है, बस सिखा तो हम सब कुछ दिए। सेम डायग्राम, खाली क्वेश्चन चेंज करो, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब कॉपी आपके पास है, पेन आपके पास है, आपको ये निकालना है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का मॉड। और एक फाइनल आंसर जल्दी बताओ हमको कितना आएगा। कितना आ गया, कितना हम आंसर कितना है 40 ही आ रहा है, रूट 1800 यानी 10√18 यानी 30√2। 1800 को लिख सकते हैं ना 9 × 2। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तेरा कितना है 13 30√2 कि 30√2। हाँ तेरा भी वही है √1800। तेरा नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया, नहीं, हैंग हो गया दिमाग में। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि जब हम लोग जोड़ते थे तो सारा वेक्टर्स ड्रॉ करते थे। चलिए सबसे पहले कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर किधर है, इधर है। तो ए वेक्टर अगर इस साइड है तो ए वेक्टर इधर ही लिख दिए,
उसके बाद कौन सा वेक्टर है, बी माइनस बी। तुम ऐसे सोचो कि ए प्लस ऑफ माइनस बी प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ माइनस डी, तो माइनस बी को अगर ऐड करेंगे तो बी किधर है, ऊपर, तो माइनस बी किधर होगा, नीचे। ए का मैग्नीट्यूड कितना था 10, ये कितना हो गया 20, सी इधर है ना तो सी इस साइड हो गया, ये कितना था 5√2, और डी वेक्टर किधर है उस तरफ ना, तो माइनस डी किधर होगा इस तरफ, और ये था 15√2। अब बताओ किस किस का कंपोनेंट करना है, 5√2 का, तो 5√2 का इधर आएगा कितना 5, ऊपर कितना आएगा 5, इसका कहानी खत्म। इस 15√2 का एक कंपोनेंट इस साइड 15, एक कंपोनेंट इधर 15, इसका कहानी खत्म। एक्स एक्सिस में टोटल कितना हुआ 20 और 10 कितना हो गया 30, इधर कितना हो गया 35 और ऊपर 5। जो किस्मत से दोनों एग्जैक्ट सेम आया, तो बताइए रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में। और इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस यही तो करना था, इसलिए हम बोले बस चीज वही है, खाली थोड़ा बुद्धि लगा लेना था। कोई बात नहीं, एक तरीका, एक चांस और दें। लिखिए सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, ठीक है। लिखिए, ये पहले नोट डाउन कर लो, जिसका नहीं आया अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में देखो कितना तरीके से हम लोग को फंसा सकता है लोग। ये सब नोट डाउन कर लिए सब लोग, करो अच्छे से। हाँ, हो गया, समझ में आ रहा तुमको, पक्का ना, ठीक। अभी चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम सब कुछ सेम। बस आपको करना यही है, चलो फिर से ही लिख देते हैं। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मॉड। देखो खेलना है अब, सिंपल, हम तो खेल रहे हैं, अब तुम लोग खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। मेरा काम है अब नया नया चीज तुमको देना, और तुम्हारा काम है बस उसको किसी तरीके से अपना बुद्धि लगा के सॉल्व करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ए का ए लिख देते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कितना था 10, बी का 20, सी का 5, डी का 5√2, 15√2 सब लिख दिए यहाँ पर। हाँ ठीक है, अपना आंसर लिख के चुपचाप बैठ जाना। आ गया, चलो एक हिंट दे पहले, आ गया तो बहुत बढ़िया, जिसका आ रहा है समझो पकड़ ली चीज। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसका मतलब क्या था कि a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का रिजल्टेंट, इसका मतलब क्या होना चाहिए,
सबसे पहले ए और बी का रिजल्टेंट कुछ तो आएगा और सी प्लस डी का भी रिजल्टेंट। अच्छा, ये स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? स्केलर। और ये भी क्या आएगा? स्केलर। तो लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। यानी सबसे मेरा पहला काम है किसको ऐड करना? ए और बी को। तो चलो ए और बी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं तुरंत। ए किधर है? ए इस साइड है, कितना है? 10। बी इधर है, कितना है? 20। इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा और ये रिजल्टेंट बहुत आसानी से निकलेगा। देखो तो इतना आ रहा है 10√5, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। ठीक है ना? चलिए, तो इसका आंसर आ गया। ए और बी का रिजल्टेंट आ गया कितना जी? 10√5। उसके बाद किसका रिजल्टेंट निकालना है? सी और डी का। चलिए यहां सी और डी का फटाफट करते हैं। सी किधर है? इस साइड ना, 5√2 और डी इस तरफ है 15√2। चलिए फटाफट जल्दी कर लेते हैं। इसका इधर 5, इधर 5, इसका इधर 15, इधर 15। फाइनली बताओ कितना कितना रहेगा? 15 और 5 फाइनली कितना? 10। इस साइड 10 हो जाएगा और 15 और 5 ऊपर कितना हो गया? 20। रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा। 20 और 10 का रिजल्टेंट फिर से कितना आएगा? 10√5। तो इसका भी रिजल्टेंट 10√5। 10√5 और 10√5 फाइनल आंसर 20√5। समझ में आया? तो ऐसे चीजों को समझ के आंसर देना है। ठीक है? समझ आया कि नहीं? नहीं आ गया? कुछ क्वेश्चंस दे देना। सब ग्रुप में ऐड है? कौन ऐड नहीं है? तो ऐड जो ऐड नहीं है तो ऐड करा लेना। ठीक है? या फिर हमको बोल देना, हम ऐड करवा देंगे। ठीक है? मेरा नंबर है। कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, खाली डाउट्स पूछना है बस। और कोई दिक्कत रहा तो करना। ऐसे ही सुबह उठे गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं है ना। ठीक है? जो जो ग्रुप में नहीं हमको भेज देना, हम ऐड करवा देंगे। ठीक है? और मेरे पास जो डीपीपी होगा वो हम सेंड कर देंगे। तुम लोग आराम से होमवर्क बनाना। ठीक है? हम होमवर्क चेक नहीं करेंगे। ठीक है? जिसको डाउट होगा कि सर हमसे नहीं बन रहा है, वो मेरे पास आना, हम उसको बता देंगे। पर हम होमवर्क चेक करेंगे नहीं। अब क्लास 9-10 का तो बच्चा है नहीं कि हम रोज छड़ी लेके आएंगे मुर्गा बना देंगे। कोई लोग तो मुर्गा भी नहीं बन पाएगा यहाँ, है ना? तो मुर्गा वर्गा हम नहीं बनाएंगे। इसलिए अब से खुद से जागरूक हो जाना है कि खुद पढ़ेगा तो खुद सीखेगा। और एक चीज अभी से दिमाग में डाल लो, वेक्टर्स पढ़ोगे अच्छा तो आगे काइनेमेटिक्स मोशन बढ़िया से समझ में आएगा। और फिजिक्स में हर चैप्टर आने वाले चैप्टर से लिंक है, ये दिमाग में रख लेना। यानी हम एकदम श्योर, हम पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, गारंटी के साथ, कि अगर फिजिक्स में एक चैप्टर समझ में नहीं आएगा, गारंटी है दूसरा चैप्टर 200% समझ में नहीं आएगा। और एक गारंटी ये भी है कि अगर एक क्लास आप मिस करोगे तो दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है? किस किस का, जिस जिसका क्लास मिस कर गया है, ठीक है, हमको तुम भेजना कि सर मेरा क्लास मिस कर गया, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर से हम भेज देंगे। ठीक है? लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितना हो अपना देख लेना। ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। गुड नाइट।